सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। एक तरफ संसद के अंदर विदेश में राहुल गांधी के बयान पर संग्राम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग को लेकर 17 विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से ईडी दफ्तर के लिए मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने विपक्षी सांसदों को विजय चौक पर ही रोक दिया। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक पर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर वापस लौट गए। हालांकि विपक्ष के इस मार्च में टीएमसी और एनसीपी शामिल नहीं हुई। कांग्रेस अदानी के साथ प्रधानमंत्री के रिश्ते पर जवाब मांग रही है। A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held, and what is the relation between Prime Minister and Adani ji. आमतौर पर कांग्रेस से दूरी बनाए रखने वाली आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी है। दूसरे विपक्षी दल भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये देश जानना चाहता है कि ये तानाशाही सरकार है, हम इन्हें झुकाएंगे और ये जो अडानी नाम का व्यक्ति है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ विदेश में राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद के अंदर हंगामा जारी है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी हुई है। विपक्षी पार्टियों के मार्च को बीजेपी राहुल के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। विपक्ष के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई के एक्शन के बाद सरकार के ऊपर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लग रहे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल लालू के खिलाफ केस दर्ज किया था। कुछ दिन पहले सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी ने लालू और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। सवाल ये है कि क्या ईडी और सीबीआई के एक्शन ने ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया है? क्या विपक्षी दलों के मार्च से अदानी मामले में जांच के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? क्या विपक्ष का मार्च राहुल के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जैसा कि बीजेपी कह रही है? और क्या संसद का मौजूदा सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है और आवाज अड्डा की कार्रवाई शुरू की जाती है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे इस मसले पर जिस पे संसद नहीं चल रही है और एक बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। अहम की लड़ाई है या राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है 24 के लिए, या क्या हो रहा है? दरअसल इसको समझने की आज हम कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि जिस पर सरकार माफ़ी मंगवाने के लिए अड़ी हुई है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है, उनके सांसद धरना प्रदर्शन करके संसद को स्थगित करा रहे हैं और विपक्ष जो मांग कर रहा है उस पर बातचीत नहीं बन पा रही है। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बहुत ही विद्वान पैनल है, मैं आपसे परिचय करा देता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी आज हमारे साथ हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी, और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजनीतिक समालोचक अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने जानबूझ के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया, जिससे कि एक ठीक ठाक बढ़िया चर्चा हो पाए और विषय को हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो हालांकि इस राहुल गांधी वाले मसले पे बहुत डिस्कशन हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक एक कमेंट हो जाए, उसके बाद में इसके पीछे की जो कहानी है जिसकी वजह से एजेंडा सेट हो रहा है या जो चीज़ें बन रही उसको ज़्यादा समझने में दिलचस्पी, रादर कि उन्होंने क्या कहा है, उसके जवाब में फिर मोदी जी ने क्या कहा था चीन में और सियोल में, ये सब चर्चाएँ हो ही रही हैं। रामकृपाल जी, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है आपके हिसाब से?
अहम की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है, या किसी बड़े इश्यूज पे चर्चा करने से बचा जा रहा है? क्या है दरअसल ये? नीरज जी, कुल मिलाकर के सभी पार्टियां 2024 के लिए कोई न कोई मुद्दा ढूंढ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसको इसमें सफलता मिलती है, हालांकि मेरा ऐसा मानना होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दे नहीं तय करती, मुद्दे तो जनता तय करती है। लेकिन कोशिश एक अपनी तरफ से होती है कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद है तुम्हारे कमीज से। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के यही कोशिश हो रही है। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपने कहा कि इस बार सत्ता पक्ष ही संसद में काम नहीं होने दे रहा है, मुझे भी इस बात का थोड़ा आश्चर्य है, क्योंकि मैं समझता था इस बात की चाहे कोई भी मामला हो, सदन तो चलना चाहिए। देखिए, आप आरोप लगाए, प्रत्यारोप हो, बहस हो, सारे तर्क दिए जाएं, इसके लिए संसद है। संसद में अगर हंगामा कोई भी करता है, चाहे वो बीजेपी हो या विपक्ष हो, तो मैं मानता हूं कि ये कोई ठीक नहीं है। और इससे बेसिकली जनता के सामने जो इश्यूज रखने का मौका मिलता है, वो आप उसको महरूम कर रहे हैं। जी, तो रामकृपाल जी, फिर क्या ये जो एकदम इसको तो हम लोग हिंदी में अड़ गए एकदम, तो राहुल गांधी ने क्या इतना बुरा बोल दिया कि वो अड़ गए कि नहीं, अब बिना माफी मांगे गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं? सुना आपने भी होगा, इसलिए मैंने कहा एक इसमें कमेंट जरूर ले लें, नहीं लोग कहेंगे उस पर बात ही नहीं करना चाहते। नीरज जी, ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारा जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की जो बेसिक एक परिभाषा होती है, जो जिससे कि ब्रिटिश संसद में भी वो लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, लेकिन यह वादा करता हूं कि तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जीवंत लड़ता रहूं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो वहां जाके कहा है, मुझे कोई अप्रत्याशित ऐसा कुछ नहीं लगता जिसपे इतना हंगामा किया जाए। हाँ, अपना आप डिसेंट कर सकते हैं, और फैसला तो अल्टीमेटली जनता करती है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो अच्छा था या बुरा था। आप इसको मुद्दा बनाइए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के संसद को रोकना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, बिल्कुल ये बात। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी वो जो सारी बातें चल रही हैं, जैसे अडानी का भी मुद्दा है, या तमाम मुद्दे जिस तरह से हो रहे हैं, कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से एक छटपटाहट है कि किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी का एक विकल्प तैयार किया जाए, लेकिन वो विकल्प कहीं से तैयार होता दिखाई नहीं देता। उसकी भी एक छटपटाहट अंदरूनी है। तो ऐसे मौके आते हैं जहां आप पार्टी और कांग्रेस भी इकट्ठा आपको दिखाई देगी, ममता अलग है, तमाम अलग हैं। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा था कि कोई राहुल गांधी ने इतना बड़ा, देखिए राहुल गांधी से मैं ये कह रहा हूं कि कोई बहुत उम्मीद ये रखे कि वो जा करके, जैसे इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो जब गई थी गिरफ्तारी के बाद विदेश, तो उनसे लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस समय जो है मैं भारतीय राजनीति के बारे में बात करने यहाँ नहीं आई हूँ, वो मैं जब देश में जाऊंगी करूंगी। अलग लोग, इसके बाद वाजपेयी जी ने जो कहा था, लोहिया जी जब गए तो लोहिया जी से लोगों ने पूछा था कि नेहरू के बारे में, तो लोहिया जी ने कहा कि आप जो समझ रहे हैं मैं नेहरू का विरोध करता हूँ सारी चीज, बट नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू, ऐसा कहा जाता है। मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति सम्मान रखा था। इवन मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी LK आडवाणी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो विदेश में गया और उन्होंने नरेगा की तारीफ की थी, कहा था कि ये बहुत अच्छी योजना है और पूरी दुनिया की यूनिक योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आडवाणी जी ने तारीफ की थी। तो एक परंपरा रही है, लेकिन ऐसा है कि कोई जा करके मोदी जी की तारीफ करेगा, ये पहले भी राहुल गांधी नहीं किया है, अभी भी नहीं कर रहे हैं, उनका अपना मामला है। और लोकतंत्र की हत्या तो मैं जब से पैदा हुआ, जब से स्कूल गया, तब से की हेडलाइन होती है लोकतंत्र, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र तो हमारा है। वो इतनी हत्या के बाद भी जिंदा है, तो इस पर कोई मुझे लगता है कि नहीं सर, लोकतंत्र पे अब तो न्यूज रूम में भी बड़ी हम लोग मस्ती लेते हैं कि अजर अमर है, उसकी कोई हत्या नहीं कर सकता। लोकतंत्र अमर है, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो मतलब क्या कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आशुतोष जी, ये जो पूरा मसला है, राहुल गांधी ये बात अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बोलते रहते हैं वो कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, बोलने की आज़ादी नहीं है, सारी संस्थान को दबा लिया है सरकार ने, ED CBI और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें वो यहाँ बोलते रहते हैं और हर बार बोले हैं वो। इस बार विदेश में गए तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक बात जो कही जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो विदेशी ताकतें हैं, यूरोप और अमेरिका,
जो देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप लोग क्यों नहीं मेरी मदद करते हैं, जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप देश का अपमान करके विदेशियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। क्या इतनी सी बात है, या फिर राहुल गांधी की इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? कई बार तो बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी को तो मैं इतना बड़ा नेता नहीं मानता हूं, फिर भी उनकी बात पे इतना तूल क्यों? और बीजेपी भी इतनी हल्का खेल नहीं खेलती, क्या मसला क्या है? देखिए नीरज जी, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने जो बात वहां बोली उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जिस पर किसी तरीके की कोई आपत्ति किसी को करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बाकी लोगों के मत भिन्नता हो सकती है, आप अपनी तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। मेरी नजर में एक भी शब्द ऐसा नहीं जिस पर किसी तरीके की आपत्ति की जानी चाहिए जो प्रॉब्लमेटिक है, पहली बात। दूसरी बात, आज के जमाने में और जब नेहरू जी के जमाने में और इंदिरा गांधी, वो अमेरिका और यूरोप वाला भी बयान आपत्तिजनक नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं लगता, क्योंकि देखिए पहली बात यह कि अगर आपने कोई बात कही उसके बाद राहुल गांधी ने जितनी मजबूती के साथ कहा है ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसका समाधान करेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इतनी मजबूती के साथ कहा है। और अगर राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति होनी चाहिए तो फिर देश के प्रधानमंत्री ने जो जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए। खैर वो मैं उस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज की तारीख में जिस पर आपत्ति करनी नहीं चाहिए। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पूरा का पूरा वितंडा जो खड़ा किया जा रहा है वो सरकार की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है सरकार को इस बात का पूरी तरीके से आभास था कि इस जो सत्र चल रहा है इस सत्र के अंदर अडानी के मसले को लेकर जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने तैयारी की है। इसलिए पहले दिन अगर आपको याद होगा तो 16 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी, और विपक्षी पार्टियों की मीटिंग खत्म होते होते प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक मीटिंग हुई। उसके बाद बाहर निकलकर 3 बड़े नेताओं ने जिस तरीके से राहुल गांधी के मसले को उठाया वो क्लियर कट साफ तौर पर स्पष्ट था कि अडानी के मसले पर संसद के अंदर विपक्ष सवाल करे उसके पहले उसको प्रियम्प्ट कर देना है। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है सरकार की तरफ से भी, और पहले दिन विपक्ष इस पर पूरी तरीके से एक तरीके से कहें कि वो हतप्रभ रह गया जब उसने देखा राहुल गांधी से माफी की बात। लेकिन अगले दिन से विपक्ष ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है, और तीसरे दिन तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम ईडी जाएंगे और ईडी में जाके हम अपनी बातों को रखेंगे। तो ये जो पूरा सरकार की तरफ से पूरा मसला है कि किसी तरीके से अडानी के मसले पर कोई चर्चा ना हो पाए, संसद के अंदर मुद्दा ना बन पाए, किसी तरीके से उसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष 2 मसलों को लेकर चल रहा है और दोनों मसले एक दूसरे से जुड़े हुए, अडानी का मसला और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मसला। विपक्ष इसकी ये पूरी कोशिश है कि 2024 तक इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, और जो सरकार ये बार बार कहती है भ्रष्टाचार पर लड़ रही है वो दरअसल भ्रष्टाचार पर नहीं लड़ रही है बल्कि अपने भ्रष्टाचारियों को बचा रही है और दूसरे भ्रष्टाचारियों के ऊपर हमले इसलिए कर रही है ताकि वो उनके सारे आय के स्रोत जो सोर्स है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, उनको डराया जाए, उनको खौफ पे रखा जाए, और अगर संभव है तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो कोशिश दोनों तरफ से पॉलिटिकल है, संसद का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं नजर आती, क्योंकि संसद होती ही इसलिए है, संसद कानून बनाने के लिए होती है, संसद में अपनी बात रखने के लिए होती है, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से संसद को में प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, दखल देने का अधिकार है, वॉकआउट का भी अधिकार है। ये सारी के सारी संसदीय परंपरा का हिस्सा है। हाँ, जब वायलेंस होता है तब वो संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता, या अभद्र गाली गलौज तो संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं होता। बट संसद चले तब ना सर, चल नहीं रही है। नहीं, संसद चले ये अच्छी बात है, संसद बहस हो ये भी अच्छी बात है, लेकिन संसद के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, व्यवधान, प्रदर्शन, वॉकआउट और संसद न चलने देना, ये सब संसदीय संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, लेकिन अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गाली गलौज और हिंसा के जरिए नहीं। आशुतोष, मैं आपकी बात से सहमत हुई। मेरा खाली ऑब्जर्वेशन, देखिए अच्छी चर्चाएं हो, हम तो बहुत दिन से डिबेट ही नहीं सुन पाए, डिबेट हो, पार्लियामेंट के अंदर लोग बात रखें। अब आजकल क्या हो रहा है कि संसद में हंगामा कट रहा, संसद नहीं चल रही, उस साइड से सारे बिल पास हो जा रहे हैं, ये हो रहा है ना। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि संसद चले और किसी भी मसले पर, चाहे जो मसला हो, उस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन दोबारा आता हूँ सर आपके सामने, लेकिन एक सवाल आपसे, और उसके बाद दुबे जी के पास जाऊँगा। अडानी वाले मसले में तो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बन गई है, वो जांच करे, उसके बड़े लब्ध प्रतिष्ठ लोग उसमें शामिल किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसको हेड कर रहे हैं, एक और जज साहब उसमें है, तो क्या वो संतोषजनक नहीं है? नहीं, इसके भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये कि जो कमेटी बनी है वो कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
जो विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष को इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कि उनके शेयर बाजार कितने ऊपर गए कितने नीचे गए। विपक्ष जिस मसले को मुद्दा बना रहा है वो ये कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की वजह से अडानी को इतनी संपत्ति हासिल हुई या इतना व्यापार उनका बढ़ा और वो गलत तरीके से उनको बढ़ाया गया। तो उसमें अडानी पर फोकस कम है और देश के प्रधानमंत्री ने अडानी को गलत तरीके से बढ़ाया है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं कर रही है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है और विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। उसके लिए अडानी का मसला उतना बड़ा नहीं है, सीधी सी बात है। और जब तक इस मसले पर जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट इसकी पड़ताल भी नहीं कर सकती, उसकी जो बनाई हुई कमेटी नहीं कर सकता है। ये पॉलिटिकल मामला है और पॉलिटिकल मामले की जांच के लिए वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जी देखिए, वो उसके आलोक में ही तो जांच करेगा जो हिंडनबर्ग ने अपने आरोप लगाए हैं, और हिंडनबर्ग ने तरह तरह के आरोप लगाए। तो जैसे नहीं, मैं टेक्निकली मान लीजिए कि किसी एक मसले पे जांच शुरू हुई तो उसके कारणों को पड़तालेगी ना ये कमेटी, तो उसके कारणों की तो फिर कहीं तक वो जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी अच्छा इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, बट टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर क्लियर होता तो बात बेहतर होती। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे ही ये कमेटी बनी, उसी आरोप पे बनी है, तो फिर वो सारी चीजें टर्म्स में आएंगी सर। ये नहीं रोक सकते कि हाँ ये हो गया लेकिन ये क्यों हुआ ये मैं पूछूंगा नहीं। मेरे को लगता है ऐसा टेक्निकली होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्निकली और नॉन टेक्निकल का सवाल ही नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पॉलिटिकल मसलों की पड़ताल नहीं कर सकती है। वो जो लीगलिस्टिक पहलू है, जो टेक्निकल पहलू है, किस वजह से स्टॉक ऊपर गया, किस वजह से स्टॉक नीचे गया, नहीं ये सर एक मिनट सर, इसी पे चर्चा सर माफी के साथ ये तो कोई तय ही नहीं कर सकता। मैं बहुत क्षमा और माफी के साथ कह रहा हूं कि ये जो कमेटी बनाई गई उसमें चाहे जितने विद्वान लोग रख लीजिए, शेयर क्यों ऊपर गया ये जब आप डिसाइड नहीं कर सकते, और अगर आप ये करेंगे तो फिर आप उन कारणों तक जाएंगे। क्योंकि इस विषय का मैं बहुत विशेषज्ञ हूं। शेयर के ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, फिर आप पीछे जाना पड़ेगा आपको। अगर खाली ये कि तय कर रहे हैं कि ऊपर गया तो वैल्यूएशन मल्टीपल क्यों बढ़ गए, वो एक डिफरेंट इशू। लेकिन सर हम लोग नहीं जाते उस पर बहुत ज्यादा अडानी वाले मसले में, क्योंकि वो अब हमको ही नहीं पता जांच में क्या निकल के आएगा। लेकिन जिस दिन 2 महीने बाद जांच में आएगा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभय दुबे जी, राजनीतिक मसला है ये एक, और उसमें अपने अपने हिसाब से एजेंडा सेटिंग हो रही। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि राहुल जी ने क्या कहा, फिर मोदी जी ने कहा था कि उस देश में बहुत शर्म महसूस होती जहां मैं पैदा हुआ। ये तो सब ऑप्टिक्स हैं। असली खेल क्या है पीछे का ये बताइए ना। आप तो सर बहुत अनुशीलन करते रहते हैं। आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं। मोटे तौर पर जो आशुतोष जी ने कहा है और राम कृपाल जी ने कहा है, मैं उनके विश्लेषण से भी सहमत हूं और उनकी भावनाओं से भी सहमत हूं। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं नीरज जी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर ठीक से जांच करे और उस जांच में ईमानदारी बरती जाए तो वो मसला उसकी भी जांच कर लेगी जिसका जिक्र आशुतोष जी कर रहे हैं, जो उसके टर्म्स और रेफरेंसेस में साफ तौर पर मौजूद नहीं है। बात वहां भी जाएगी, और अगर वहां बात गई तो इस बात का एक अंदेशा है कि इस रिपोर्ट से वो जिन्न निकल सकता है जिनकी विपक्ष को जिनका विपक्ष को इंतजार है। यानी अडानी का मसला नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ट्रिगर पॉइंट का काम कर सकता है। इस बात की संभावना उस कमेटी में है मौजूद। वो संभावना साकार होगी कि नहीं होगी इसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की अगर जांच की जाएगी तो उस जांच की आंच भारतीय जनता पार्टी, सरकार और प्रधानमंत्री तक आ सकती है। इसकी संभावनाएं, मैं नहीं कहता हूं कितने प्रतिशत हैं, लेकिन कुछ ना कुछ संभावनाएं जरूर हैं। ये तो पहली बात रही। इसलिए सरकार की बेचैनी जो है वो उसका कारण इसमें निहित है इसके अंदर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक नागरिक के तौर पर अगर मैं विदेश जाऊं तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं विदेश की धरती पर मोदी सरकार की आलोचना करूं या तारीफ करूं, या देश की किसी भी पार्टी की, किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी की मैं आलोचना करूं। कोई मुझे इस काम से रोक नहीं सकता, ना मैं मुझे कानूनन भी इस काम से नहीं रोका जा सकता। लेकिन मैं जो कहूंगा उसकी समीक्षा अवश्य होगी कि आखिरकार मैंने कहा क्या। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने और तो सब कुछ ठीक कहा, मैं मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने जो राहुल गांधी ने कही, जिसको बाद में उन्होंने थोड़ा सा लपेटा भी, उसको संशोधित भी किया, लेकिन पहले वो उस बात को कह गए। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्रों की इस बात के लिए आलोचना की कि वे भारत में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसकी वजह से लोकतंत्र की जो क्षय हो रहा है और विकृतियां आ रही हैं, उसमें वो कुछ कर नहीं रहे, उन्हें कुछ करना चाहिए। ये एक तरह से विदेशी हस्तक्षेप को न्योता था।
कोई विदेशी हस्तक्षेप, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं करने जा रहा है, हमें पता है, लेकिन ये विदेशी हस्तक्षेप को नौता था और भारत की जो तमाम जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां जो हैं वो इस मसले को पकड़ सकती हैं। मुझे इस बात को लेकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में इस बात को समझा नहीं। आप देखिए राहुल गांधी के जो भाषण की जो शुरुआती भाजपा की तरफ से आलोचना आई उसमें ये पहलू नहीं था, लेकिन जब नीरजा चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस में इस पहलू को उठाया और उस पर जोर, नीरजा चौधरी कोई भारतीय जनता पार्टी की समर्थक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सभी के मन में उनके प्रति इज्जत है, वो निष्पक्ष बात बोलती हैं जो उनकी समझ में आता है। जब उन्होंने इस मसले को उठाया और रेखांकित किया कि राहुल गांधी ये मसला, ये बहुत ही ट्रिकी मसला है, राहुल गांधी को ये नहीं उठाना चाहिए था, उसके बाद भाजपा ने इसे पकड़ा। अब भाजपा इस मसले को हथियार बनाकर, जो कि आशुतोष ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि वो अदानी के मसले पर विपक्ष के हमले की धार को यहाँ पे भाजपा कुंद करना चाहती है। इसलिए भाजपा इस हद तक चली गई है कि संसद नहीं चलने देना चाहती। जो कुछ भाजपा के खुद के जो पिछली दावेदारियां हैं, जब विपक्ष संसद नहीं चलने देता था किसी मसले पर, तो भाजपा के तमाम प्रवक्ता आगे यहाँ पे कहते थे कि भाई संसद चलने दो, आप भी कहते थे संसद चलने दो, सभी लोग कहते थे संसद चलने दो। अब सरकार खुद ही संसद नहीं चलने दे रही है। ये बात बताती है कि अदानी वाला मसला भाजपा को डर है कि कहीं अभी तो नहीं लेकिन आगे चलकर कहीं ट्रिगर पॉइंट ना बन जाए। तो आशुतोष जी, यही वाली बात तो मैं आपसे खूब पूछ रहा था। देखिए, मैं तो आज एंकर की भूमिका में, मेरा कोई राय का मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा ये वाला सेंटेंस जो उन्होंने कहा ना कि ऑब्वियस है यार, ये लोग ऐसे आरोप कांग्रेसी नेताओं के ऊपर कई बार लगे, मणिशंकर के ऊपर भी लगा कि वो लोग पाकिस्तान जाते हो, आप लोग कुछ करते हो, वो क्या करेंगे? इस पर तो आपत्ति होनी चाहिए ना, जो दुबे जी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। अनम्यूट करिए आशुतोष जी, अनम्यूट करिए। अभय जी को उस पर आपत्ति हो सकती है और मुझे भी अधिकार है कि मुझे उस पर आपत्ति ना हो। तो ये अभय जी का अपना नजरिया और मेरा अपना नजरिया है, क्योंकि आज की तारीख में जब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म की बात की जाती है, जिस समय की बात हम करते हैं उसमें फ्री स्पीच सब्जेक्ट टू क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। फंडामेंटल राइट्स में भी वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जब हम फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म के युग में रह रहे हैं, तब मुझे लगता है कि इस बारे में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ, अगर राहुल गांधी ने जो बात कही थी, अगर उसके बाद अगर उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होता और जो सवाल उनसे पूछा गया उस पर जिस मजबूती के साथ उन्होंने जवाब दिया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो उनको उस छोटे से बयान को आप बिल्कुल अलग करके नहीं देखना चाहिए। अगर अलग करके देखेंगे तो शायद हम उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि अगर वो उसके साथ नहीं भी हो तो भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो नोम चोम्स्की का तो नाम लेते हैं, और वियतनाम युद्ध के दौरान जिस तरीके से अमेरिका की धज्जियां वहां के इंटेलेक्चुअल वर्ग ने उड़ाई थी, तो फिर वो सारे लोग देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएंगे। और जिस तरीके की फिल्में बनी हैं, जिस तरीके का, और ये पूरी डिबेट अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 1973 में गई थी। आशुतोष जी, आप ग्लोबल विलेज के सदस्य हैं, ये बात अच्छी बात है, लेकिन इसमें देखिए क्या है ना दिक्कत, ये बात बोलने में, किताबें पढ़ने में, जब हम लोग एमए कर रहे थे राजनीति शास्त्र से, तो बहुत बढ़िया लगता था सब पढ़ने में, टीएच ग्रीन के सेंटेंस बड़े शानदार लगते थे। लेकिन अमेरिका और यूरोप का इतिहास आप ताज़ा देखिए, यूक्रेन की तबाही का मंजर क्या चल रहा है, कि मैं बहुत नहीं, सुनिए पहले सवाल सुनिए सर, अंडरलाइन करके मैं कह रहा हूँ कि एक देश तबाह कर दिया गया और उसको हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, उसको पैसे दिए जा रहे हैं। उन दोनों शक्तियों की ओर से ये कोशिश की गई एक बार भी रशिया से बात करके कि यार इसको बंद करो। नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेनियन पीपल का। इराक में क्या किया था, मिला था वहां पे कोई बम, तबाह कर दिया उस देश को। तो आप ऐसे देशों को या ऐसे ग्लोबल विलेज में मेरा कोई बिलीव नहीं है जहां पे फॉल्स नैरेटिव्स चलते हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स आप मुझसे ज्यादा समझते हैं किस तरीके खेल खेला जाता है। तो मैं ये इस तर्क में नहीं छिप सकता कि अब आजकल तो पूरा ग्लोबल विलेज है इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा हूँ रामपाल, जा रहा हूँ आपके पास जा रहा हूँ सर। हाँ, नीरज जो बात आप कह रहे हैं, हमको और हम सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए चीजों को उसके समग्रता में देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी अमेरिका का इतिहास लिखा जाएगा, जब से उनका संविधान लागू है तब से लेकर अभी तक, तो अमेरिका को एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहा जाएगा जिसमें एबरेशंस रहे हैं, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराया है। और तो हम इस तरीके के एबरेशंस, इस तरीके के एक्सेप्शंस होते, लेकिन हमको इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो हम यहाँ अमेरिका के पैरोकार नहीं है। जब वियतनाम वार हो रहा था
तो किस तरीके से अमेरिकन सोसाइटी ने रिवोल्ट किया था और वर्चुअली वहां के शासन को मजबूर कर दिया था वापस करने। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना आशुतोष सर कि उनके इतिहास में एबरेशंस लिखे जाएंगे, मेरी बात सुनिए, वो सॉरी बोल देते हैं इसलिए उसको माफ कर देना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं चलेगा। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। हम 1962 में जब चीन के साथ हमारी जंग होती है तो संसद बाकायदा उस पर बहस करती है। आज की तारीख में अगर आप उसको कहें तो देशद्रोह की श्रेणी में होगा और कहा जाएगा कि आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। दरअसल तो 62 से 2022-23 तक हम आगे गए या पीछे गए, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा उसमें 62 का भी जिक्र होगा, उसमें 2023 का भी जिक्र होगा और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम भारत के लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इमरजेंसी जो है वो डोमिनेंट फीचर नहीं होगा। या मोदी जी, आशुतोष जी बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री के लिए प्रेजेंट में काम करना पड़ता है, बहुत शानदार इतिहास लिखने के लिए। अमेरिका का इतिहास कैसा लिखा जाए, हमें क्या करना। रामकृपाल जी आप जवाब देना चाह रहे थे और दुबे जी मैं आपके पास आता हूं। पहले रामकृपाल जी आप बताइए, क्या ये इस तथ्य में छिपा जाता है कि राहुल जी ने बाद में रफू कर दिया था दूसरे इवेंट में? नहीं, मैं केवल एक बात, जो भी बात हो रही थी, अगर कोई सवाल हो तो भी बोल दीजिए। नहीं सवाल नहीं सर, आप बोलिए सर। देखिए हम लोग बहुत एकेडमिक बहस कर रहे हैं, मामला इतना एकेडमिक है नहीं, ईमानदारी की बात है। देखिए मैंने जो ये कहा कि मैं राहुल जी की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जीवंत लड़ता रहूंगा, ये उनको अभिव्यक्ति की आजादी पूरी है। वो अभिव्यक्ति की आजादी चाहे वो अपनी पार्टी को डुबाने के लिए करें या उसको बचाने के लिए करें, पूरी आजादी है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि वो बीजेपी के विरोध में राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। चाहे वो आप देखें वो ये हमारा जो स्ट्राइक रहा है भारत ने वहां किया हो, जब उसके सबूत मांगे गए, या तमाम ऐसे मौके आते हैं जबकि उनकी आवाज को ये माना जाता है, ये प्रचार किया जाता है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि सच्चाई है या नहीं है, मैं इस बात पे भी आ रहा हूं कि राहुल को कांग्रेस के अगर हित में होना तो खुद उनको मैं कोई ऐसी बात कहूं जिससे बीजेपी को ये मौका मिल जाए कि ये राष्ट्रद्रोही बातें कर रहे हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। अच्छा, नेटवर्क डाउन है। उसके बाद अगर आप अपने बयान पर आपने कहा कि पश्चिम लोकतंत्र क्यों नहीं है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने उस बार आरोप को और पुष्ट किया कि राहुल को जब भी मौका मिलता है वो भारत पर मतलब एक माइनॉरिटी अपीजमेंट और भारत के बहुसंख्यकों का अपमान करते हैं और राष्ट्रवाद का पूरा अपमान है। इससे फायदा बीजेपी उठाती है जी। राहुल गांधी को सोचना चाहिए। देखिए एक बात मैं बताऊं, क्या यह भारत का लोकतंत्र की गड़बड़ी है कि 400 से 44 पे आ गए? मैं समझता हूं न तो आशुतोष जी मानेंगे न माने भी तो दूसरे। तो कहीं ना कहीं से यह मानना पड़ेगा कि आपको जनता ने नकार रही है। आप जनता में अपनी स्वीकारता कैसे बनाएंगे, वो इस तरह के ब्रिटेन और वहां जाकर के एकेडमिक डिसीजन से नहीं होगा। और वहां अगर आप एकेडमिक डिसीजन करते भी हैं तो बहुत आपको सावधान रहना चाहिए। ये जो जिसको कहते हैं ना जी रामकृपाल जी, आप देखिए वो हो गए तपस्वी, तो वो मिक्स करके दोनों की बातें करेंगे। नहीं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका अधिकार है, वो कैसे ही बातें करें। देखिए मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा। हाँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए ये पॉलिटिकल, जो आशु जी ने कहा ना हाँ। कि अडानी के मामले में पॉलिटिकल है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं, फिनेंशियल एम्बेजलमेंट का पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं होता और ये जांच होगी। आप भी नीरज जी, आप तो इसके हैं, जानकार हैं, मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूं। किसी भी तरह का अगर उनको कहीं से फायदा पहुंचाया गया है, सारा उसको देखिए, वो तो सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव आएगा, वो क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अगर अडानी को फायदा पीएमओ से मिला है तो उसका कोई तो क्वांटिफाई करेंगे, कोई सबूत तो आएगा ना कहीं से भी। नहीं वो क्या, देखिए रामकृपाल जी, अभी मैं आपको रोक रहा हूं क्षमा के साथ। इसमें क्या होता है ना, एक होता है नैरेटिव बना और चस्पा कर दो, पॉलिटिक्स में ही चलता है। बाद में जांच होती रहेगी, देखा जाएगा क्या होगा 10 साल बाद, कौन ध्यान रखता है, इलेक्शन निकल गया उसके बाद बात की बात बंद रहेगी। राफेल को याद कीजिए, इससे बड़ा मुद्दा था राफेल। मैं वही तो कह रहा हूं सर कि
और देखिए बीजेपी की मांग की गई थी, क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? कोई नहीं नतीजा निकला। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक नैरेटिव बनाइए और उसको चस्पा करिए और इशू बना के चुनाव लड़िए, वहां तक का मकसद होता है, उसके बाद दलों का इंटरेस्ट नहीं होता। सर मैं आता हूं दोबारा आपके पास रामकृपाल जी। अभय दुबे जी, जो बात यहाँ पे अभी दोनों के साथ चर्चा में आया था, रामकृपाल जी का नेटवर्क भी थोड़ा डाउन हो गया, उसको सही भी कराते हैं। अभय आप इंटरव्यू करना चाह रहे थे, क्या ये इस रफू से बचा जा सकता है, या जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि नहीं टर्म्स और रेफरेंस बदल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखिए, समग्रता में देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में है देश में, और मोदी जी की जो छवि है, उससे भाजपा को राहुल जी के ये कहने से इतना बेचैन नहीं होना चाहिए था। मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ। मैं उनकी अभिव्यक्ति सुनता के पक्ष में तो हम सब हैं, और आप भी उसके पक्ष में, हम चारों राहुल जी की अभिव्यक्ति की सुनता के पक्ष में, और हम सब लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति की सुनताओं का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं दूसरे नजरिए से देखता हूँ इस मसले को। फर्ज कीजिए मैं एक कांग्रेस का समर्थक और कांग्रेस का हमदर्द हूं, तो मुझे राहुल गांधी का ये वक्तव्य कैसा लगेगा? मैं ये कहूंगा कि भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता, जो जिसने अभी अभी भारत जोड़ो यात्रा की है, जिसकी साख इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर है, ऐसा व्यक्ति जब विदेश के मंच पर जाता है तो उससे वो इस बात को तो जमकर कहना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र का क्षय हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। साथ में यह विश्वास प्रदर्शित करना चाहिए कि हम उस पार्टी से सत्ता लोकतंत्र को छीन लेंगे। हम भारत में इतनी ताकत रखते हैं, हम जनता का इतना समर्थन हासिल करेंगे कि हम उस पार्टी से लोकतंत्र को छीन लेंगे, ना कि विदेशी जो लोकतंत्र हैं उनसे ये अपील करने लगे कि आपको घुमा फिरा के अपील करने लगे कि आपको जो है इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इससे मुझे थोड़ी निराशा होगी। मैं राहुल गांधी से अपेक्षा यह करता हूं विपक्ष के नेता के तौर पर कि वो विदेश जाकर भारत के विपक्ष की आवाज बनते और पूरी मजबूती के साथ ये कहते हैं कि अब हमारा नंबर है, अब हम उस पार्टी से लोकतंत्र की बागडोर छीन लेंगे जो लोकतंत्र को नष्ट किए दे रही है। ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी सब बातों में हम लोग सहमत हैं। हाँ, तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इससे तो आपकी वीकनेस दिखती है कि आप ये जो बेचारगी और विश्वासहीनता दिखती है विपक्ष की, राहुल गांधी के वक्तव्य से ही निकलता है। उसने दरअसल कांग्रेस की दावेदारी को, राहुल गांधी की दावेदारी को ही कुछ कमजोर किया है। भाजपा जो कह रही है संसद रोक रही है वगैरह, वो एक अलग मुद्दा है, तो मैं कह चुका हूं। भाजपा थोड़ी घबराई हुई है और वो सोचती है कहीं अडानी का मसला ट्रिगर पॉइंट ना बन जाए। लेकिन यहां दूसरा पहलू भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आशुतोष जी, आपको नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसका जनता के बीच में राहुल गांधी के बयान का किसी तरीके का कोई असर है या वहां पे किसी तरीके का कोई ट्रिगर है। मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत अंदाजा तो लग ही जाता है कि कौन से मामले पे उन्होंने गलती की। ये वो मसला नहीं जिसको हम कहें कि राहुल गांधी ने किसी तरीके का ब्लंडर किया, राहुल गांधी ने किसी तरीके की गलती की है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे और नैरेटिव खड़े करने में बहुत उस्ताद है, और उसका जो प्रोपेगेंडा जिस तरीके से वो चलाती है, हम में से बहुत सारे लोग लगभग उसी तरीके से सोचने लगते हैं जिस तरीके से वो चाहती है कि हम सोचें। अन्यथा अगर आज की ये एक फैशन हो गया है कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी मसले को अगर आप उठाना चाहें, आपको तो दिल्ली के पुलिस में यकीन नहीं है, आपको तो इलेक्शन कमीशन में यकीन नहीं है, आपको तो सेना का मनोबल गिरा रहे। ये बातें 2014 के पहले इतनी मजबूती के साथ नहीं उठाई जाती थी। आज सत्ता पक्ष उसको उठाता है। अगर आप नरेंद्र मोदी की आलोचना करें तो आपको सीधे कह दिया जाता है आप तो हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं। तो ये उनकी खासियत है कि वो किसी भी मसले को लेकर एक बहुत मजबूत नैरेटिव अपने विपक्ष के ऊपर आरोपित कर ले जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बात वो कह रहे हैं वो सच है। ये बात इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो कोशिश करते हैं, और यहीं पे आके हमारे विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की कमजोरी स्पष्ट होती। वो अपने मुद्दे को सत्ता के ऊपर या बीजेपी के ऊपर उतनी मजबूती के साथ नैरेटिव नहीं बना पाते। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि बहुत बड़ा मीडिया का साथ उनके साथ नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण। अगर यही मीडिया रोज सुबह से शाम तक कहने लगे कि मोदी जी ने जो दक्षिण कोरिया में कहा था कि भाई 14 के पहले तो लोग पैदा होने में भारत में कहां पैदा हो, अगर उस पर तो एक प्रधानमंत्री की इतनी छेछाल इधर हो सकती थी कि शायद उनको इस्तीफा देना पड़ सकता था। लेकिन नहीं, उसको सब भूल जाते हैं। या राफेल के मसले पर जिस तरीके से मीडिया के एक बहुत बड़े तबके ने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, एनराम जैसे पत्रकार को जिस तरीके से डिमीन करने की कोशिश की, और मैं इसका एग्जांपल क्योंकि मैंने देखा वो होते हुए कई चैनल पे, तो वो नैरेटिव नहीं बन पाता। लेकिन बोफोर्स के मसले पर नैरेटिव बन गया। आशुतोष जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, इसको भी एक कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ में रखना चाहिए। आज बहुत अच्छी दिलचस्प चर्चा हो रही है।
हर चीज का एक संदर्भ होता। अभी आपने कहा कि उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, स्टैंड अलोन नहीं देखना चाहिए। 2014 मई में जब ये सरकार चुनी गई थी पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, डे 1 से मैं गवाह हूं, साक्षी हूं, क्योंकि मैं पत्रकारिता 1998 से कर रहा हूं। कई सारे पत्रकार, लब्ध प्रतिष्ठ बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के संपादक पहले दिन से उनके आलोचक हो गए बिना उनका काम देखे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कोई था, वो 2002 का कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे, ये तो पहले से करते आ रहे हैं, उनका काम नहीं देखा गया, लेकिन आपने व्यू बना लिया। तो एक जो आप बार बार ये कह रहे हैं ना मीडिया को कि उनके दूसरे पक्ष को नहीं दिखाता, एक बड़ा वर्ग मीडिया का वो भी था और है अभी भी कि पहले दिन से 26 मई को शायद शपथ ली थी, उस दिन से उसने तय कर लिया था कि मैं हर 1 महीने बाद उनके काम का ऑडिट करूंगा, हर दिन में उनके काम की आलोचना करूंगा। और उन्होंने पिछले 8 साल में सब काम खराब किया है। लोकतंत्र की हत्या तो 500-600 बार कम से कम हो चुकी होगी, दिन में 4 बार होती है। वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है। अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौटता हूँ। ब्रेक में जाते हुए आप लोगों को एक और बहुत बढ़िया सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि एक और कॉन्टेक्स्ट सेट रहे यहाँ पे। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम लोग अमेरिका की बड़ी बातें कर रहे हैं ना, अभी एक वहाँ पे बड़ी घटना हुई है। घटना ये हुई कि वहाँ के 2 बैंक डिफ़ॉल्ट हो गए, है ना, सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर। उसमें मसला ये था कि उन्होंने अनइंश्योर्ड डिपॉजिट रखा था, उसकी संख्या 94% है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दर्शक जो सुन रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा इको पॉलिटिकल समझ में आना चाहिए। और सिग्नेचर बैंक का 90% डिपॉजिट इंश्योर्ड नहीं था, तब भी सरकार ने वहाँ आके मदद की। तो ये तो छोटे छोटे बैंक हुआ। अब नीचे आइए, बैंक ऑफ अमेरिका का 47%, गोल्डमैन सैक्स का 47%, वेल्स फार्गो का 51%, यूएस बैंक का 52%। ये उस देश की हम बात कर रहे हैं जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डेवलप्ड मार्केट बताता है, जिसके 4% पॉपुलेशन है, 24% जीडीपी है दुनिया की और 46% मार्केट कैप है। ये उस देश का मैनेजमेंट है जहां पे बैंक डिफॉल्ट हो गया और वो भारत में आके ज्ञान देते हैं इकोनॉमी पे। ये उस देश की बात है। खैर, ये आउट ऑफ टर्न और आउट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, लेकिन जो जरूरी है सनद रहे। ब्रेक के बाद लौट के फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं देश में इस समय जो राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, संसद चल नहीं रही है। इस बार ट्रेजरी बेंच के लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं और बहुत सारे मसले हो रहे हैं। ब्रेक के पहले जाते हैं तो मैंने कुछ जैसे आंकड़े बताए थे, जस्ट फॉर नॉलेज, क्विक नॉलेज FYI। एक और उसमें जोड़ देता हूँ। एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले उस बैंक को वन ऑफ द बेस्ट बैंक बताया गया था यूएस का, बाद में डिफॉल्ट कर गया और उसके अधिकारियों ने एक हफ्ते पहले अपना माल बेच लिया था, शेयर भी बेचे थे। खैर, क्रेडिट स्विस भी 23% गिर गया, उनके भी ऑब्लिगेशंस मीट नहीं हो रहे हैं। एनीवे, खैर विषयांतर हो रहा। मैं तो इसलिए बता रहा था क्योंकि अमेरिका बहुत ज्ञान देता रहता है ना इन सब चीज़ों पे। रामकृपाल जी, ये जो मसले चल रहे हैं ये जनता के बीच में पहुंच रहे हैं या हम लोग ऐसे टीवी में बैठ के एक एकेडमिक बढ़िया बहस करते रहते हैं प्रोफेसर्स के साथ साथ, या जनता इसको रिसीव कर रही, दोनों जो इश्यूज चल रहे हैं? कि जैसे अभी आशु जी ने कहा कि जनता के बीच राहुल का कोई बयान का कोई असर नहीं हुआ है, उन्होंने कहा। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे राहुल लंदन में बोले या दिल्ली में बोले, भारत यात्रा करके लौटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं अगर आप ये तो जानना ही है कि जनता से जुड़ना आप चाहते हैं, जनता से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और आज की डिजिटल दुनिया में आप लंदन में बोले तो भी जनता के बीच जा रहा है, कहीं भी बोले जाएगा। और अगर आंसू सही कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं कोई असर नहीं हुआ है, मैं ये नहीं मानता। देखिए, पैमाना ये होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव असर हुआ है या इसको जो आपके विरोधी हैं उन्होंने अपने फायदे में इसको बुना लिया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कहा था मैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करता हूं, उनको पूरा हक है कहें, लेकिन जो उन्होंने कहा है मैं बता, लगातार जो उनकी चीजें हाईलाइट होती हैं, जैसा मैंने कहा कि चाहे वो बारामूला के बाद जो हमने रिवेंज लिया था उसकी घटना का, वो जिस तरह से हर बार क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी का विरोध करते करते वो जाकर के देश विरोधी हो जाता है। ऐसा अगर नहीं भी है, मैं मानता हूं आशु ऐसा नहीं भी है, लेकिन परसेप्शन ज्यादा खतरनाक होता है सच्चाई के बदौलत। सूरज न निकलता है न डूबता है, लेकिन देखिए
पूरी दुनिया के लिए पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। इस परसेप्शन के सहारे ही चला जाता है। सवाल इस बात का है कि इस पॉलिटिकल, ये तो लड़ाई पॉलिटिकल है, इस पॉलिटिकल लड़ाई में आपको देखना है कि कहीं आप सेल्फ गोल तो नहीं कर रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, अभय जी ने जो बात सही कही थी, इंदिरा गांधी हमेशा एक बात कहती थी कि मुझे किसी को हराना फराना नहीं है, मैं तो जीत के सत्ता में पहुंचूंगी। एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ जाइए, उसमें इंप्लाइड होगा कि दूसरा हारेगा। लेकिन जब आप ये कहना शुरू कर देंगे मुझे तो सत्ता मिले न मिले, मुझे बीजेपी को हराना है, तो आप ये समझ लीजिए यही काम सीपीएम 70 साल से करती थी। दूसरों की डोली की कहार बन करके हम ढोएंगे, हमें राज नहीं चाहिए लेकिन हम तो फलाना को हराएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें थी ना जी रामकृपाल जी, नहीं बोले हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी उठा रही है और इसका फायदा बीजेपी को जा रहा है। आशुतोष जी, अप्रोच में गड़बड़ है क्या? जैसे कि ये रामकृपाल जी कह रहे हैं कि अप्रोच में गड़बड़ है, जनता के बीच में जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव तो खैर चुनाव के परिणाम हमको बताएंगे, लेकिन अप्रोच में जा रहा है। इसके साथ एक सवाल जोड़ता हूँ मैं। अब ये जो दौर है राजनीति का, आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट हो गया। अब इसमें खुला खेल फरोखाबादी है। अब चलो सब करो बहस, चाहे जिस विषय पे करो, खुल के करो, जनता को सब पता चलना चाहिए। पहले जो एक था कि थोड़ा सा लुके छिपे, और अब तो सब खुल के करो ना। अभी आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से दिसंबर के बीच में अडानी पे भी खुल के सब कुछ सामने आएगा, उसके बाद परिणाम निकलेगा। तो क्या जो अप्रोच लेके चल रही है कांग्रेस ठीक है उसके लिए? नहीं, देखिए, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। चुनाव जीतने का मतलब तो फिर 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती ही नहीं की, क्योंकि वो लगातार चुनाव जीत रही थी। और ऐसे नहीं 50% वोट 45% वोट लेके आ रही थी, और देश में 20-20 राज्यों में उनकी सरकार बनती थी। तो क्या सब कुछ सही था? क्या चीन के युद्ध में भारत की हार के बाद कांग्रेस का सरकार में आना, उसका मतलब चीन में उन्होंने कोई गलती नहीं की थी? तो मैं इस थियरी को मानता ही नहीं। हाँ, राजनीतिक दल में बैठे हुए लोग जरूर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग तरीके का सब। देखिए, हम लोग एक चीज, और मैं इसको बड़ी गहराई के साथ, चूंकि मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले कई सालों से, भारत की राजनीति में पहली बार प्रोपेगेंडा का बहुत ही एक फाइन आर्ट्स की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रोपेगेंडा की ताकत को पहचाना जाए, जो लोग इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पहचाना जाए, और वो कैसे लोगों के माइंड को कैप्चर करके उनको बिल्कुल वही सोचने के लिए मजबूर करती है जो वो चाहते हैं सोचना। और ये आरएसएस की ताकत है, बहुत जबरदस्त ताकत है इसकी बाकायदा ट्रेनिंग उनके पास है। तो हम इस बात को, जो राहुल गांधी को लेके जो एक इमेज बनाई गई पप्पू है, मैं नहीं मानता राहुल गांधी पप्पू है। आज अगर आप नरेंद्र मोदी की कमियों को, उनके स्लिप ऑफ टंग को अगर आप उसका एक किताब अगर आप लिखना चाहें, तो ऐसी बेवकूफी भरे स्टेटमेंट दिए गए जिनका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती, उस पर बातचीत नहीं होती, वो नैरेटिव नहीं बन पाता। वो ये कहते हैं कि 1986 में मैंने फोटो खींचो, लाल कृष्ण आडवाणी को भेज दिया। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? किसी को नहीं पता ना उस बारे में कि वो बादल थे और मैंने कहा कि आप वो भेज दीजिए, सबसे बढ़िया मौका है। क्या उस पे कोई राहुल, क्या उस पे कोई नरेंद्र मोदी के बारे में कहता है कि वो पप्पू हैं? क्या उनको जानकारी नहीं है? लेकिन वो मुद्दा नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के समय की सबसे बड़ी, क्यों नहीं बनता ये आशुतोष जी, क्यों नहीं बनता मुद्दा? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। एकेडमिक स्टडी जिसकी करने की बहुत जरूरत है वो ये कि प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कैसे आज की तारीख में बहुत बेहतरीन तरीके से, फाइन आर्ट्स की तरीके से हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े समझदार लोग भी वही सोचते हैं जो उनको सोचने के लिए कहा जाता है या प्रेरित किया जाता है, और अनकॉन्शियसली ये काम होता है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसमें बुरी तरीके से नाकाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी, जैसे अगर आप कभी डिबेट में हिस्सा लें, आपको पता चलेगा 4 चीजें बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा उन 4 चीजों को दोहराते, हमेशा दोहराते हैं। वो जैसे आज अगर 10 दिन की बातचीत लीजिए, वो कहेंगे चीन के बारे में हार्मनी की बात करें, जबकि चीन हमारे पर हमला कर रहा है। देखिए, उन्होंने देश में उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जब विदेश जाते हैं इसी तरीके से देश का माहौल उड़ाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए, कांग्रेस का एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता क्या बोलता, दोनों बीच में किसी तरीके कोई साम्यता दिखाई नहीं पड़ती। तो एक ही चीज का इको अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक होता है,
तो हम और आप लगभग वही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसको भी समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं ये जो नैरेटिव शब्द आया है 2014 के पहले नैरेटिव शब्द नहीं था, 2014 के बाद था, पहले था सर। देश का अपमान हो रहा है या इस तरीके की बातें नहीं होती थी सर, था। या जो टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, लुटियंस गैंग, आशुतोष जी, और हाँ था, पहले भी था। हम लोग लखनऊ स्टीम कहते हैं चलो माहौल बनाते हैं, अब अंग्रेजी में बोलने लगे नैरेटिव बनाते हैं, पहले भी माहौल बनता था सर। तो बट इसका आई एम श्योर कि अभय जी जैसे एकेडमिक्स इस बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हो रहा है एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी जी। आशुतोष जी मैं पूछ लेता हूं, अबे तो ये 2 सवाल आशुतोष जी ने कहा। एक तो उन्होंने आपके ऊपर दूसरी बार कटाक्ष किया है कि नहीं, मैं पूरे सम्मान के साथ, बिल्कुल नहीं, हमारे अग्रज है, मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया, मैंने अपनी बात रखी। अरे मुझे अगर ऐसा लग रहा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, अरे उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मुझे सवाल पूछने का हक है कि नहीं? आप मेरे स्वतंत्रता के अधिकार पे आनंद कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार कहा कि देखिए ऐसा माहौल बन गया ना, ये अब सब लोग वैसे ही सोचने लगे। तो खैर एक वो भी आप बताइएगा मुझे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो बार बार आशुतोष जी कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा एक बाल सुलभ सवाल है कि ये फिजल आउट क्यों नहीं होता? ये टेक्नोलॉजी का युग है, अब सबके हाथ में मोबाइल है, सब दोनों साइड के वीडियोस और कंटेंट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रकट विद्वान बैठे हुए हैं। तो ये पहली बात सवाल ये फिजल आउट क्यों नहीं होता अगर ये सिर्फ फॉल्स एजेंडा है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो चीज़ें ग्राउंड तक जाती हैं तो उसका टर्न अराउंड होता है, इसको कोई न माने, हमने तय कर लिया कि मेरे को काला रंग ही अच्छा लगता है तो मैं कहूँगी नहीं सब काला ही बेस्ट चलेगा। ये मेरा सवाल है सर, बताइए। और वही बताइए आशुतोष जी 2 बार आपके ऊपर कटाक्ष मार चुके हैं। इस सवाल के ऊपर और जो सवाल आप उठा रहे हैं सभी के ऊपर लंबी चर्चा की जा सकती है। हाँ। लेकिन इस बात का एक संक्षेप में जवाब मेरे पास ये है कि इस देश में जिसकी राजनीति एक बार जम जाती है उसकी उखड़ने में बहुत देर लगती है। देखिए नरेंद्र मोदी की राजनीति जम गई है, अरविंद केजरीवाल की जम गई है, के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना में जमी हुई है, नवीन पटनायक की उड़ीसा में जमी हुई है, स्टालिन की वहां जमी हुई है। सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। नरेंद्र मोदी का इलाका सबसे बड़ा है, उनकी राजनीति जमी हुई है। यहां सीधा मतलब यह है कि उनकी एक तरह से राजनीति के ऊपर हेजिमनी, उनका वर्चस्व स्थापित हो गया है। तो जब तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी, जब तक नरेंद्र मोदी से स्लिप ऑफ टंग के अलावा कुछ ऐसी कोई बहुत भयानक भूल नहीं होगी, तब तक उनकी राजनीति अपनी जगह से नहीं हिलने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बनी रहेगी और बनी रहती है हर सरकार के खिलाफ। लेकिन जब उसका प्रतिशत 50, 70, 80 की तरफ जाएगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी, तब समस्या उनके लिए पैदा होगी। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए जो भी विपक्ष बात कहता है जनता उसको सुनती है, लेकिन वो चिपकती नहीं है बात। वो बात नहीं जमती है। एक जमाने में इंदिरा गांधी की यही स्थिति थी, इंदिरा गांधी की हेजमनी थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा जाता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सोर्ड ऑफ ट्रुथ नामक एक वेबसाइट खोल रखी थी, नेहरू परिवार के बारे में जाने वो क्या क्या 90 के दशक तक कहते थे, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता था उसका जी। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपना जो भी कद बना लिया है उसमें विपक्ष के नेताओं की संचित गलतियां भी हैं। उसका कारण कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसकी वजह से लोग नरेंद्र मोदी की बात पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके खिलाफ कही गई बातों पर भरोसा कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। जी, समय एकदम समाप्त हो गया, लेकिन बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा थी और उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हम लोग किस दिन फिर ऐसे ही बैठेंगे जब मेरा मन होगा कि सिर्फ विद्वानों के साथ चर्चा की जाए कि ये जो चेंज आया है पॉलिटिक्स में, ये जो अभी अभय जी ने बहुत बड़ी बात कही कि ये जिसकी एक बार जम गई उखाड़ने में बहुत समय लगता है। मेरा इसमें थोड़ा सा मतलब एक प्रश्न है, डिसएग्रीमेंट में क्या कहूँ, आप लोग विद्वान लोग हैं, अभी पिछले 7-8 सालों में बहुत चीज़ें बदल गई तेज़ी से। तो कई बार मतलब अब सच एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है और समय सापेक्ष चीज़ है, आज जो सच है कल झूठ हो सकता है, लेकिन जो तात्कालिक समयकालिक सापेक्ष सच है वो भी शायद लोग देख पा रहे हैं, इसलिए उसको उखाड़ने में दिक्कत हो रही है। इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार एक बात कह रहे हो और आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है तो ये भी एक विषय होना चाहिए शोध का। लेकिन बहरहाल आज की चर्चा बढ़िया रही, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का, एक बार फिर स्वागत है, शुक्रिया आपका देखने के लिए।